तीनों क्रॉस के निशान है वहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगता है और जो राइट वाला निशान है वहाँ पर इंजेक्शन लगता है, क्योंकि जो क्रॉस वाले निशान है वहाँ पर एक नर्व गुजरती है और उस नर्व में अगर इंजेक्शन लगता है तो क्या होगा, जो पूरा पैर है वो पैरालाइज हो सकता है। ये जो निडल वाला पार्ट होता है इसको आपको थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पर अटैच करना है, ताकि जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे और वापस बाहर निकालोगे तो ये वाला पार्ट अंदर ना रह जाए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते टाइम कौन कौन सी सावधानियां या प्रिकॉशन आपको रखनी है, क्योंकि अगर इंजेक्शन गलत लग जाता है तो जिस साइड पर इंजेक्शन लगाया है वहां पर सूजन हो सकती है, गिठान हो सकती है या फिर जो पूरा पैर है वो पैरालाइज हो सकता है। तो ये सारी गलतियां हमें ध्यान में रख कर सही तरीके से हम इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते टाइम कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको हम मसल्स में लगाते हैं, मांसपेशियों में लगाते हैं। शरीर में ये इंजेक्शन दो जगह पर लग सकते हैं जहाँ पर मांसपेशियाँ होती है, जो साइट ऑफ इंजेक्शन होता है। एक तो कंधे पर इंजेक्शन लगता है, दूसरा इंजेक्शन हिप पार्ट पर लगता है और ये इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर लगता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको कई बार ऐसा नहीं पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाना होता है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो सावधानी आपको रखनी है जब भी आप इंजेक्शन लगाते हो, तो सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश इसलिए करने हैं ताकि आपके हाथों में जो भी जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सिरिंज पर नहीं लग जाए और अल्टीमेटली क्या होता है कि आगे जाके पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए हाथों को साफ़ करना ज़रूरी है। साबुन से भी आप वॉश कर सकते हो। अगर ऐसी जगह पर आप हो जहाँ पर हैंड वॉश नहीं कर सकते हो तो हाथों पर आप ग्लव्स भी पहन सकते हो। इसके बाद क्या करना है, जब भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उस मेडिसिन के बारे में आपको चेक करना है। उसकी डेट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चेक करनी है, एक्सपायरी डेट चेक करनी है और उसके अंदर सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है वो चेक करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी और की मेडिसिन हम किसी और को लगा देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। उस मेडिसिन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि वो मेडिसिन किस काम आती है। अब आप मेडिसिन के बारे में चेक कर ले तो उसके बाद क्या करना है, जो आप सिरिंज लेते हो तो सिरिंज के बारे में आपको क्या चेक करना है। देखिए, सिरिंज का जो ये वाला पार्ट होता है, निडल वाला पार्ट, इसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ में जो जर्म्स है, इन्फेक्शन जो भी है वो इस पर नहीं लगने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो निडल वाला पार्ट होता है इसको आपको थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पर अटैच करना है, ताकि जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे और वापस बाहर निकालोगे तो ये वाला पार्ट अंदर ना रह जाए, इसलिए इसको टाइट करना है। ये चेक करने के बाद आपको मेडिसिन फिल करनी है सिरिंज के अंदर। और जब आप मेडिसिन सिरिंज के अंदर फिल करते हो तो क्या करना है, बार बार जो रबर का क्लोज़र होता है वायल के अंदर, उसके ऊपर बार बार आप क्या करते हो, ये जो निडल वाला पार्ट होता है इसको आप अंदर ढकेलते हो। तो उससे क्या होता है कि इसकी जो शार्पनेस होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक ही बार में मेडिसिन फिल करनी है। फिल करने के बाद एक बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पर एयर बबल आ जाते हैं। अब एयर बबल अगर थोड़े हैं तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए एयर बबल को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एयर बबल कैसे रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो देखिए एयर बबल है और थोड़े बहुत जो एयर बबल है वो यहाँ पर भी है। तो आप इसको ऐसे टैप करेंगे तो इससे जो एयर बबल है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और फिर क्या करना है, हल्के हाथों से आपको फ्लंजर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए कि कितना प्रेस करना है, ताकि यहाँ पे जो एयर है वो बाहर निकल जाए। तो हल्के हाथों से आप अगर प्रेस करोगे फ्लंजर को तो जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। थोड़ी बहुत जो मेडिसिन है वो भी बाहर निकलती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो मेडिसिन है वो बाहर निकल गई है, थोड़ी बहुत बाहर निकलती है। अब जब आपने मेडिसिन फिल कर दी है, एयर बबल भी रिमूव कर दिए हैं, तब क्या करना है, जो इंजेक्शन आप लगा रहे हो उसके लिए आपको साइड चूज़ करनी है कि कौन सी साइड पर आपको इंजेक्शन लगाना है। आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो तो कंधे पर भी लगता है और हिप पार्ट पर भी लगता है। तो साइड चूज़ करने के बाद उस साइड को आपको स्पिरिट से वॉश करना है, हल्के हाथों से आपको वॉश करना है, ताकि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी ऐसा बैक्टीरिया है वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इंजेक्शन जब आप लगाते हो तो पेशेंट को आपको बताना है कि जिस साइड पर आप इंजेक्शन लगा रहे हो और उस साइड के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो किस तरीके से लगते हैं।
तीनों क्रॉस के निशान है वहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगता है और जो राइट वाला निशान है वहाँ पर इंजेक्शन लगता है, क्योंकि जो क्रॉस वाले निशान है वहाँ पर एक नर्व गुजरती है और उस नर्व में अगर इंजेक्शन लगता है तो क्या होगा, जो पूरा पैर है वो पैरालाइज हो सकता है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो इंजेक्शन है वो कौन सी साइड पर लगता है। अब जब आपको ये पता है कि साइट आपने वॉश कर ली है, इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलती आप कर देते हो कि जब भी आप इंजेक्शन लगाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंजेक्शन लगता है वो 90 डिग्री के एंगल पर लगता है। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, कुछ ऐसे जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगता है, और कुछ नए व्यूअर्स भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर 90 डिग्री का एंगल कितना होता है। देखिए, सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हिप पार्ट है और इस पर आप इंजेक्शन लगा रहे हो, तो 90 डिग्री का एंगल आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली ये देखिए, जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। जो सिरिंज है स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बड़ी जो गलती यहाँ पर ये होती है दोस्तों कि हमें जो इंजेक्शन लगाना है वो मसल्स में लगाना है। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो मसल्स में लगता है 90 डिग्री के एंगल पर। तो जो निडल वाला पार्ट है, निडल को पूरा आपको जो है अंदर तक डालना है ताकि जो मेडिसिन है वो मसल्स में चली जाए। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप इतना सा अगर ऊपर रखते हो तो क्या होगा, जो मेडिसिन है वो मसल्स में नहीं जाएगी, आउट लग जाएगी, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आने चाहिए वो भी नहीं आएंगे और पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, सूजन आ सकती है, दर्द होने लग सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मसल्स कम होती हैं, मांसपेशियाँ कम होती हैं, तो क्या करना है, 3/4 हिस्सा जो होता है निडल का वो आप अंदर तक लगा सकते हो। जैसे कि इतना हिस्सा आप अंदर तक लगा सकते हो, थोड़ा जो हिस्सा है वो बाहर रह सकता है। इस तरीके से इंजेक्शन लगा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको इंजेक्शन एक ही बार में लगाना है। जैसे मान लीजिए आप मेडिसिन फील कर रहे होते हो और रबर के क्लोजर में आप बार बार अगर ऐसे नीडल डालते हो तो क्या होता है कि ये जो नीडल वाला पार्ट होता है बहुत शार्प होता है, ये इसकी जो शार्पनेस होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को दर्द होने लग सकता है, वहाँ पर सूजन भी आ सकती है। ठीक है, अब जब आप इंजेक्शन लगा देते हो तो क्या करना है, जब इंजेक्शन लगाने के बाद जो सिरिंज है उसको आप वापस बाहर निकालते हो तो हल्के हाथों से इसको बाहर निकालना है। ऐसे एकदम से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वहाँ पर दर्द होने लगेगा, सूजन भी आ सकती है। और अगर वहाँ पर सूजन आ जाती है तो क्या कर सकते हैं, हम उस सूजन को कम करने के लिए या तो आइस क्यूब से उसकी सिकाई करेंगे। अगर उससे भी सूजन कम नहीं होती है, गिठान कम नहीं होती है, तो उसके लिए क्रीम आती है, ऑइंटमेंट आती है थ्रोम्बोफोब के नाम से, वो थ्रोम्बोफोब क्रीम लगाते हैं या जो ऑइंटमेंट आती है वो लगाते हैं। उससे जो सूजन है, गिठान है, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।